Taking you back live to Paris, where Prime Minister Modi is speaking after his delegation-level talks. Listen in. पुराने और गहन है। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में फ्रांस हमेशा एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स तक हमारे सहयोग उत्तम रहे हैं। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। हम दोनों ने निर्णय किया है कि भारत के लिए यह अलग प्रक्रिया में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन से और अच्छे टर्म्स पर होगा। हमारे अधिकारी इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी ने डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का पूरा समर्थन किया है और मेक इन इंडिया सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक एम्बिशन, इस रूप में आपने उसकी सराहना की है। भारत और फ्रांस की कंपनियां मिलकर भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी और साथ ही साथ रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगी। इस संदर्भ में आज मेरी फ्रांस के डिफेंस कंपनी से काफी विस्तार से बातें हुई है। आज हम भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले गए हैं। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में फ्रांस भारत के प्रमुख साझेदारों में एक है। मुझे खुशी है कि जैतापुर में 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाने पर हमने प्रगति की है। बिजली बनाने की कीमत को कम करने के संदर्भ में और अधिक तकनीकी समीक्षा और स्टडी करने के लिए दोनों पक्षों ने आज समझौता किया है। विशेष करके आज अरेवा और एल&टी के बीच भारत में फोर्जिंग्स बनाने के लिए समझौता हुआ है और मैं मानता हूं ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया का यह उत्तम उदाहरण होगा और भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई जगह मिलेगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट कंट्रोल रिजिम में सदस्यता के लिए भारत फ्रांस के ठोस समर्थन के लिए बहुत आभारी है। अंतरिक्ष सहयोग में भारत और फ्रांस ने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रपति जी और मैंने भारत और फ्रांस का एक संयुक्त पोस्टल स्टैंप जारी किया है। हमने साथ मिलकर सैटेलाइट के निर्माण और लॉन्च में सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के मंगलयान मिशन के बाद हम अब मिलकर के प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में भी सहयोग करेंगे। आज भारत में विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक वृद्धि हो रही है। भारत के विकास में फ्रांस बड़ा योगदान दे सकता है और उसका यहां पर भी आर्थिक लाभ होगा। आज सुबह मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फ्रांस की इंडस्ट्री से मिला था। राष्ट्रपति और मैं अभी सीईओ फोरम से भी मिले। मेरा विश्वास बढ़ा है कि फ्रांस की कंपनीज भारत में निवेश बढ़ाएंगी। भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण में भी हम सहयोग करेंगे। मेरी सरकार के अन्य पहले जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया क्षेत्रों में हम फ्रांस के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मैं ओशन इकोनॉमी का सस्टेनेबल विकास यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन पर बहुत बल देता हूं। इस संदर्भ में आज
मरीन बायोलॉजी के क्षेत्र में समझौते का विशेष स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि फ्रांस हमारे साथ मिलकर अर्बन हेरिटेज और टूरिज्म प्रमोशन में आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में फ्रांस की क्षमता से सभी परिचित हैं। मुझे राष्ट्रपति जी को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हुई कि फ्रांस के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के माध्यम से आसानी से भारत आने की सुविधा दी जाएगी, जो संबंधों को तो बनाते हैं, टूरिज्म के लिए सरलता पैदा करते हैं। आज हमने समझौता किया है कि दोनों देशों में पढ़ाई के बाद हमारे छात्र देश में और समय रहकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर कर सकते हैं, जिससे उनको रोजगार मिलने की क्षमता बढ़ेगी। आज विश्व में एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। कई क्षेत्रों में उथल-पुथल हो रही है, जिससे सभी प्रभावित हैं। बदलती दुनिया में स्थिरता के बारे में कई अनिश्चित प्रश्न हैं। समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण है। आतंक फैल रहा है और नए नए स्वरूप ले रहा है। विश्व के अनेक क्षेत्रों और शहरों में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है, चाहे पेरिस हो या मुंबई। भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के दर्द को सहा है और समझा है। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। इसमें ये हर देश का दायित्व है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। भारत और फ्रांस इन चुनौतियों को कई मायने में एक तरह से देखते हैं और इस कारण हम अपने सुरक्षा सहयोग को और घनिष्ठ करेंगे। इस संदर्भ में हम इंडियन ओशन के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स हम दोनों का संयुक्त दायित्व है। भारत के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन के लिए मैं फ्रांस का बहुत आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत में पेरिस में होने वाले COP21 सम्मेलन में फ्रांस के नेतृत्व में विश्व के लिए एक नया रोड मैप बनेगा। भारत और फ्रांस मिलकर क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा के विषयों पर अपना सहयोग आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं फिर से राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई ऊंचाई पर पहुंची है, जो दोनों देशों के नागरिकों के भविष्य को उज्जवल करने में और विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को साकार करने में योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Monsieur le Premier ministre, je suis très sensible aux annonces que vous avez pu faire cet après-midi ici à Paris, en matière d'énergie, d'espace, de développement durable et de défense. Et notamment votre volonté d'acheter 36 Rafales dans les meilleurs délais et de faire évoluer le contrat qui avait été passé, et le ministre de la Défense se rendra le plus rapidement possible en Inde. Ces annonces montrent que notre partenariat vient de franchir une étape supplémentaire. We got you that big breaking news right here on Newsroom. India has asked France to
as quickly as possible supply it with 36 Rafale multi-role fighter aircraft to be built by the French company Dassault. Those are Rafales that you see here on your screen right now. India had been in negotiations to buy at least 126 aircraft, but those were negotiations that hadn't gone through for various reasons. And now Narendra Modi, the Indian Prime Minister, has announced that he has officially asked the French government to supply the Indian Air Force with 36 Rafale fighter jets that will be built. All of them will be built totally within France at the Dassault factory itself. This calls to an end, perhaps, the negotiations for what was known as the mother of all deals. It was to be India's most expensive military procurement deal in history, but that doesn't happen now because India has decided to fast-track a procurement of 36 Rafale fighter aircraft for the Indian Air Force. These will be frontline fighter jets. They will be used and deployed for missions right across the board, from strike to air defense to nuclear delivery even, and will be available to boost the squadron strength of the Indian Air Force. Remember, the Indian Air Force has been suffering from squadron depletions for a long time now. And this is an effort that's taken at least a decade to actually come by. The Indian Air Force had identified the need for more and modern fighter aircraft after the Kargil War. This will be the first major induction of multi-role fighter aircraft since that time. The Rafale fighter is considered one of the most potent, most capable fighter aircraft available in the global arms market at this point of time. I'm going to take you across now to my colleague Jugal Purohit, who's been tracking the story very closely. He's our defense correspondent. A big twist, a very interesting twist in this entire saga, Jugal. First, it was 126 aircraft that were being negotiated. Then there were a lot of news agencies that came out and said it was going to be a deal for half that number, 63. And now you've got the Prime Minister saying, we've asked France to give us 36 in flyaway conditions. Absolutely. It's been actually quite a nerve-wracking journey all along. But now there are several critical questions which remain. The initial condition said that only 18 will be bought from France, the rest made in India. Yes. What happens to the Make in India program? Yes. We also need to know whether the MMRCA as it was envisaged even stands now or not. Yeah. What I'm given to understand, Shiv, is that this entire, the call that has been taken is a completely political call. Yes. The Air Force, the Defense Ministry was merely consulted on this, that this is what we would like to do. Are you okay about it? And Air Force's condition is such that anything, just anything that comes in is great because they are in real dire straits, around 33 odd fighting squadrons left with them. But one of the hard questions that we're going to have to ask, Jugal, is what is 36 aircraft going to do? That's merely about two squadrons. It's not going to do anything at all to actually help the aircraft's numbers. Do you think the Air Force is going to be happy with this? Air Force's condition, as I said, is so desperate that anything will be good. Yeah. But the real question is that from 2017 onwards, we have around 14 squadrons of MiG-21 and MiG-27. They'll start retiring. Yeah. And the only so it's induction... a good thing that new aircraft will be coming in. But still, it's just two squadrons. Yes. And we don't know whether the MMRCA, as we knew, of 126 planes, is that still true? Or is there going to be more Sukhois that we'll be purchasing? Exactly. There are several questions which are still there. But of course, as I said, the desperation is such in the Air Force that anything is just welcome for now. And of course, the larger picture still has to emanate. But this is of course great news because the Air Force was looking extremely desperate. They wanted some induction to take place. This, mind you, even though has been announced, it will take at least a year and a half or two for the first plane of the 36 to even land in India. This is one of the most interesting stories any defense correspondent has had the pleasure to cover. I can share a personal story. This is something that actually began when I started my career as a journalist. So it's actually unbelievable in many ways to see an actual announcement actually happening. How many of us even felt that something would actually be announced at the end of it, whether it's 126 or 63 or 36 aircraft, but the Indian Air Force stands to get new aircraft, and that's what's important. The details, Jugal will get to you tomorrow when you watch all of those in the follow-up report right here on Headlines Today.